ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन ने कवर किया था सेक्शन 6 तक। आज अपन कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट सेक्शन 14 तक अपन कवर कर लें लिमिटेशन एक्ट को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7 के साथ। तो चलिए नोट्स पे। मान लो एक पार्टी है जिसके पास जॉइंट राइट है टू फाइल अ सूट। मतलब दो लोग हैं जिनके पास मिलके एक राइट है टू फाइल अ सूट, और उस पर्सन में से एक जो पर्सन है, मान लो ए और बी हैं, इनके पास जॉइंट राइट है टू फाइल अ सूट। इसमें जो बी है वो या तो लीगली डिसेबल्ड है, लीगली डिसेबल्ड। अपन ने सेक्शन 6 में पढ़ा था कि लीगल डिसेबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, या तो माइनर है, या इंसेन है, या इडियट है। इन तीनों में से किसी डिसेबिलिटी से वो सफ़र कर रहा है। तो उस केस में अपन कब फाइल कर पाएंगे सूट? इसमें ये मान लो वन पर्सन इज डिसेबल, एक पर्सन डिसेबल है, वन पर्सन इज डिसेबल। जॉइंट राइट है दो लोगों के पास सूट फाइल करने की, उसमें से एक जो पर्सन है वो डिसेबल है, वन पर्सन इज डिसेबल। अब होता क्या है, अदर्स कैन गिव अ वैलिड डिस्चार्ज। एक केस में जो अदर है, मतलब ए पर्सन है, वो वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है। अदर्स कैन गिव अ वैलिड डिस्चार्ज। मान लो यहाँ पे ए और बी है जिसके पास ज्वाइंट राइट है टू फाइल अ सूट। अगर मान लो उसमें से ए इसको वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है, मतलब इसके बिना सूट फाइल कर सकता है, तो लिमिटेशन पीरियड जो है वो सबके अगेंस्ट में स्टार्ट हो जाएगा। लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट अगेंस्ट ऑल। अगर एक पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है अगेंस्ट ऑल। इसको समझने के लिए अपन ये भी समझ सकते हैं, मान लो ए बी सी डी, इन चारों का जॉइंट राइट है, उसमें से डी जो है वो किसी लीगल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है। अगर ये तीनों विदाउट द कंसेंट ऑफ डी वैलिड डिस्चार्ज दे सकते हैं टू द डिफेंडेंट, तो इन तीनों के अगेंस्ट लिमिटेशन पीरियड उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या हो गया, जब अदर्स कैन गिव अ वैलिड डिस्चार्ज, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स अगेंस्ट ऑल। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, मान लो अदर्स कैन नॉट गिव अ वैलिड डिस्चार्ज। जो और लोग हैं, अदर्स कैन नॉट गिव अ वैलिड डिस्चार्ज। मान लो ए बी सी डी, इनका जॉइंट राइट है, इसमें डी क्या है, डिसेबल्ड है, और ये तीनों वैलिड डिस्चार्ज नहीं दे सकते डिफेंडेंट को विदाउट कंसेंट ऑफ डी। तो जो लिमिटेशन पीरियड है ना वो सबके अगेंस्ट रुक जाएगा। लिमिटेशन पीरियड विल स्टॉप अगेंस्ट ऑल। ये बात करता है सेक्शन 7 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन पे। Disability of one of several persons, where one of several persons jointly entitled to institute a suit। मतलब यहाँ पे जो ए बी सी डी, ये जो सेवरल पर्सनस हैं, ये जॉइंटली इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सूट अगेंस्ट दी अदर, अगेंस्ट दी अदर। या तो सूट या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अंडर एनी सच डिसेबिलिटी
यहाँ पे वन ऑफ सेवरल पर्सन ज्वाइंटली इंटाइटल हैं टू इंस्टीट्यूट अ सूट और एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री इन इज अंडर एनी सच डिसेबिलिटी। मतलब कोई एक पर्सन है जो इसमें किसी लीगल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, एंड अ डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन। मतलब इसके बिना कंकरेंस के, विदाउट हिज कंसेंट, डिफेंडेंट जो है उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है। द टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल। मतलब इन तीनों के अगेंस्ट भी टाइम रन उसी टाइम से करने लगेगा। टाइम विल रन अगेंस्ट ऑल, ठीक है। अब बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट ऑल। मान लो ये डी के कंकरेंस के बिना डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट ऑल अनटिल वन ऑफ देम बिकम्स कैपेबल। मान लो ये कैपेबल हो जाता है तो टाइम सबके खिलाफ रन करने लगेगा। बिकम्स कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड डिस्चार्ज विदाउट कंकरेंस अनटिल डिसेबिलिटी सीज। मतलब डिसेबिलिटी सीज करने के बाद तो टाइम रन करने लगेगा, बट उस ड्यूरेशन में जब तक वो विदाउट कंकरेंस ऑफ द अदर डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तब तक टाइम रन नहीं करेगा अगेंस्ट ऑल। ये सिंपल वर्ड्स में बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलती है? दिस सेक्शन अप्लाइज टू डिस्चार्ज ऑफ एवरी काइंड। मतलब हर एक प्रकार के डिस्चार्ज के लिए में ये अप्लाई करता है, इंक्लूडिंग लायबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई करेगा, मूवेबल पे भी अप्लाई करेगा। मतलब ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डिस्चार्ज पे ये सेक्शन अप्लाई करेगा। अगर मान लो अदर पीपल विदाउट कंकरेंस ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन उसे सामने वाली पार्टी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो टाइम विल रन अगेंस्ट ऑल। अगर वो विदाउट कंसेंट डिस्चार्ज नहीं कर सकते तो टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट एनी ऑफ देम। मतलब किसी के अगेंस्ट में भी टाइम रन नहीं करेगा। यह आपको सेक्शन 7 बताता है। इसमें एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलती है? फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन द मैनेजर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ shall be deemed to be capable of giving a discharge without the concurrence of the other members of the family only if he is in the management of joint family property। अब इसमें कर्ता जी की बात करी जा रही है। कर्ता मीन्स एल्डेस्ट मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि मिताक्षरा लॉ से गवर्न हो रहे हैं। वो कैपेबल माने जाएंगे टू गिव अ वैलिड डिस्चार्ज without concurrence of the other, without concurrence, only if he is in the management of joint family property। अगर वो मैनेज करते हैं JFP joint family property को, तो कर्ता वैलिड डिस्चार्ज देने के लिए कैपेबल होंगे विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर। ठीक है, अपन को सेक्शन 7 समझ में आया होगा, आई होप सो। सेक्शन 8 क्या बात करता है? स्पेशल एक्सेप्शंस के बारे में बात करना। Nothing in section 6 or 7 applies to suits to enforce rights of preemption or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of disability or death of a person affected thereby the period of limitation of any suit or application। इसके लिए अपन फिर से नोट्स पे चलते हैं। सेक्शन 6 एंड 7 का एक्सेप्शन है प्रीएम्पशन। कहाँ है वो मेंशन? प्रीएम्पशन मतलब सूट ऑफ प्रीएम्पशन पे सेक्शन 6 और 7 अप्लाई नहीं करेंगे। अब प्रीएम्पशन क्या होता है? मान लो ये 2 घर हैं जो कि एक साथ जॉइंट है। मान लो ये ए का घर है, ये बी का घर है। ए के पास ये राइट होता है कि कभी भी बी अगर प्रॉपर्टी को सेल आउट करता है तो बी सबसे पहले ए से पूछेगा कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं।
प्रॉपर्टी को परचेज करने में। तो ये होता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो कि ए के पास है, क्योंकि ए बी का नेबर है। अब मान लो बी को प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है और उस टाइम पे ए डिसेबल्ड है, तो क्या बी प्रॉपर्टी कभी सेल आउट ही नहीं करेगा? तो इसलिए बी की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बोला गया है कि सेक्शन 6 एंड 7 अप्लाई नहीं करेंगे प्रीएम्पशन सूट्स पे। और प्रीएम्पशन सूट का लिमिटेशन पीरियड होता है 1 ईयर। ओके, 1 ईयर लिमिटेशन पीरियड होगा प्रीएम्पशन सूट का। अब दूसरी बात क्या करता है सेक्शन 8? सेक्शन 8 दूसरी बात ये करता है, मान लो आपको पता है कि मान लो यहाँ पे ए पर्सन है, वो किसी डिसेबिलिटी से सफ़र करता है। डिसेबिलिटी इसमें कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की, या तो माइनर है, या इंसेन है, या इडियट है। आई नो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मैं साथ में रीड आउट भी करता हूँ, तो आपको उसको सुन के भी लिख सकते हैं। ए डिसेबल्ड है, सपोज मान लो ए जो पर्सन है वो इंसेन है और उसे एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करनी है, ठीक है, क्योंकि इसका पीरियड होता है 12 ईयर्स। अब वो मान लो यहाँ तक 12 ईयर के आखिरी दिन तक इंसेन रहता है और वो सही हो जाता है 12 ईयर्स के बाद। तो 12 ईयर्स के जिस दिन वो सेन हुआ है, तो तब से उसे 3 साल ही मिलेंगे, उसे 12 साल नहीं मिलेंगे। मतलब अगर कोई पर्सन लीगल डिसेबिलिटी सफ़र करता है, जब वो लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म होगी तो तब से उसे सिर्फ 3 साल मिलेंगे। अब मान लो कोई पर्सन है जो कि माइनर है, यहाँ पे वो 18 का होता, ठीक है। अब 18 का वो हुआ और 17 में, मतलब 18 का होने के बाद उसे मात्र 3 साल मिलेंगे, 3 ईयर्स। भले ही जो कॉज ऑफ एक्शन है वो यहाँ आया हो, सिर्फ 3 साल मिलेंगे। अब मान लो कि कोई पर्सन है, मान लो कोई सूट है जिसका लिमिटेशन पीरियड सिर्फ 3 ईयर्स है, ओके, और उसका लिमिटेशन पीरियड बचा था 1 ईयर, और उस दिन वो बंदा सेन हो गया, मतलब सही हो गया, तो 1 ईयर तो ये मिल जाएगा और 2 ईयर्स और मिल जाएंगे। मतलब जब लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी किसी भी कंडीशन में 3 साल से ज़्यादा उस पर्सन को नहीं मिलेंगे। तो ये क्या बोलता है? ये एक्सेप्शन है, नथिंग इन सेक्शन 6 एंड 7 पहले तो अप्लाई नहीं करेंगे टू इन्फोर्स अ राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन, ठीक है, एंड शेल बी डीम टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 ईयर्स फ्रॉम द सीजेशन ऑफ डिसेबिलिटी। मतलब जिस दिन उस पर्सन की डिसेबिलिटी खत्म होगी उससे 3 साल तक का ही उसे पीरियड मिलेगा, टाइम पीरियड मिलेगा, और द डेट ऑफ अ पर्सन अफेक्टेड देयर बाय द पीरियड लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन 3 ईयर्स ही मिलेगा, ठीक है। अब सेक्शन 9 बोलता है कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, वेयर वंस टाइम हैज़ बिगिन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट। अब मान लो यहाँ कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ था, तब ये जो ए पर्सन था वो इंसेन था, ठीक है। तो यहाँ तक तो जब तक वो इंसेन है तब तक पीरियड काउंट नहीं होगा, मतलब लिमिटेशन पीरियड नहीं चलेगा। अब मान लो यहाँ वो सेन हो जाता है, ठीक है, यहाँ से लिमिटेशन पीरियड चालू होने लगता है, और इसी बीच वो फिर से क्या हो जाता है, ईडियट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, एक बार जब लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म हुई तो उसके बाद वो फिर से लीगली डिसेबल्ड हो गया। तो ये जो सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी है ना, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन को स्टॉप नहीं करेगी। एक बार वो बंदा जब उसकी लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म हो गई और उस लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म होने के बाद वो फिर से लीगल डिसेबल हो जाता है,
तो लीगल डिसेबिलिटी स्टॉप नहीं होगी। ये सेक्शन 9 बात करता है, जो कि बोलता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, वेयर वंस टाइम हैज़ बिगिन टू रन, यहाँ पे एक बार समय स्टार्ट हो गया है, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट सूट मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप सेट, मतलब टाइम अपने स्पीड से चलता रहेगा। प्रोवाइड दैट वेयर अ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू स्टेट ऑफ अ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, द रनिंग ऑफ द टाइम ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट टू रिकवर डेट शैल बी सस्पेंडेड while द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज। मान लो ये ए है, ये बी है, ए ने बी को पैसा दिया है, ठीक है, ए ने बी को पैसा दिया है, तो बी क्या होगा, बी होगा ए के लिए डेटर, क्योंकि ए के पास पैसा आएगा बी से, और ए होगा क्रेडिटर, ठीक है। अब होता क्या है, जो ये क्रेडिटर है उसकी डेथ हो जाती है, और बी पैसा देने से ही मना कर देता है, तो लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाता है, डेथ हो जाती है। अब इसका कोई कैपेबल एलायर नहीं होता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए उस टाइम पे, तो कोर्ट क्या है, बी को, जो कि डेटर है जिसको ए के पैसे देने हैं, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे देती है उसकी स्टेट का, बी को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे देती है उसकी स्टेट का। है तो ये समझ लो, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको डेटर जो है, मतलब क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको पैसे आपको देने हैं, डेटर वो पर्सन होता है जिससे पैसे आपको लेने हैं। तो इस केस में ए को पैसे लेने हैं, बी से, तो बी के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, बी के लिए क्या हो गया कि क्रेडिटर हो गया, क्योंकि बी को इसको पैसे देने हैं और ए को बी से पैसे लेने, तो बी क्या होगा, इसके लिए डेटर हो गया। अब जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिया है किसको, डेटर को, जिससे पैसे लेने हैं, तो जब तक वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास है तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन नहीं करेगा अगेंस्ट बी, वरना बी क्या करेगा, सोचेगा यार एक बार पीरियड ऑफ लिमिटेशन ख़त्म हो जाएगा फिर मैं डिफेंस ले लूँगा कि ये तो सूट बार्ड है। तो ये बोला गया है, प्रोवाइड दैट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू अ स्टेट ऑफ अ क्रेडिटर हैज़ बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, मतलब डेटर को दे दिया, द रनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट टू रिकवर टाइम डेप्ट शैल बी सस्पेंडेड, उस टाइम के लिए रोक दिया जाएगा, वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज, एक बार एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हुआ तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 10 बात करता है सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसका कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं होता, मतलब ट्रस्टीज के अगेंस्ट हमेशा सूट फाइल किया जा सकता है, देयर इज नो लिमिटेशन पीरियड, इसलिए बोला जाता है वंस अ ट्रस्ट ऑलवेज अ ट्रस्ट, दैट मीन्स suit against trustees and their representative. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this act, no suit against the person in whom property has become vested in trust any specific purpose or against his legal representative or his assignees not being assignees for valuable consideration for the purpose of the following in his hands such property or the proceeds thereof or the account of such property or proceeds shall be barred by any length of limitation. For the purpose of this section, any property coming from Hindu, Muslim, Buddhist, religious, charitable endowment shall be deemed to be property vested in trust. अब मान लो कोई ट्रस्टी है जिसको ट्रस्टर ने अपनी प्रॉपर्टी दी है
इस पर्पस के लिए कि वेलफेयर ऑफ पीपल में लगाना है। अब ये जो ट्रस्टी है इसे वेलफेयर के लिए नहीं लगा रहा है, तो कभी भी ट्रस्टर हुआ वो केस फाइल कर सकता है। इसका कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, क्योंकि वंस अ ट्रस्ट ऑलवेज अ ट्रस्ट, इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। अब सेक्शन 11 बात करता है लेक्स फॉरी के बारे में। लेक्स फॉरी मतलब लॉ ऑफ फोरम। सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट लॉ ऑफ फोरम। लॉ ऑफ फोरम का मतलब उसी जगह का लॉ काम करेगा जिस जगह हुआ है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये हुआ है, मतलब जिस जगह का लॉ है उसी जगह काम करेगा वो। मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ है यूएसए में, सूट फाइल किया है इंडिया में, तो लॉ ऑफ फोरम का मतलब ये होता है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट ही लगेगा कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि लॉ ऑफ फोरम का मतलब सिंपल होता है कि जिस जगह का लॉ है वो ही फॉलो होगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी हुआ हो। सूट इंस्टीट्यूट बाय इन द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इन फॉरेन कंट्रीज शैल बी सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ लिमिटेशन कंटेन इन दिस एक्ट। ठीक है। नो रूल ऑफ लिमिटेशन फोर्स इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉरेन कंट्रीज शैल बी डिफेंस और सूट इंस्टीट्यूट इन द सेट टेरिटरीज और कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू द स्टेट ऑन फॉरेन कंट्री अनलेस इनने कोई कॉन्ट्रैक्ट करके उसे एक्सटिंग्विश किया हो, या फिर वो दोनों पार्टीज़ जिनने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई हैं वो डोमिसाइल्ड हों फॉरेन की ही ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय सच रूल। सो आज अपन ने कवर किया सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 11 तक। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, एंड आपको वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।